Hello friends, welcome to our second lecture. Today we are going to differentiate between the syndrome of primary polydipsia and diabetes insipidus. Diabetes insipidus भी दो तरह के होते हैं, central and nephrogenic diabetes insipidus. Why is it important to differentiate between primary polydipsia and diabetes insipidus? Because दोनों के symptoms जो होते हैं वो similar होते हैं. दोनों में ही patient को large amount of urine excretion experience होता है या फिर large amount of thirst experience होता है. तो इसकी वजह से हम lab findings के basis पे इन दोनों ही syndrome को differentiate करते हैं. एंड जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इन द केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस वो यूजुअली लेस देन 1.006 होता है एंड यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो होती है डायबिटीज इंसिपिडस के केस में वो यूजुअली लेस देन 300 मिली ऑस्मोल पर केजी होती है. Let's finally differentiate between primary polydipsia, central diabetes insipidus and nephrogenic diabetes insipidus. Getting into the definition first, what does it mean by polydipsia? Poly का मतलब होता है excess and dipsia मतलब thirst. तो excess thirst की वजह से जब water intake बढ़ जाता है तो इस syndrome को कहते हैं primary polydipsia. अब ये होता किस किस वजह से है? फर्स्ट इसका कारण हो सकता है साइकेट्रिक इलनेस. साइकेट्रिक इलनेस में बार बार पर्सन को ऐसा फील होता है कि उसे प्यास लगे जिसकी वजह से वाटर इनटेक ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. एंड सेकेंड कॉज इसका ये भी है कि अगर किसी ट्रॉमा और एक्सीडेंट की वजह से अगर हाइपोथैलेमस में कोई इंजरी हो गई जिसकी वजह से थर्स्ट सेंटर अफेक्ट हो गया तो उसमें भी वी कैन हैव द सिंड्रोम ऑफ प्राइमरी पॉलीडिप्सिया. Now because of increase और excessive water intake जो blood serum होती है उसकी osmolality जो होती है of course decrease होगी and जबकि जो ADH level है वो normal होता है because उसमें कोई effect नहीं आता but हाँ compared to normal lifestyle कभी कभी वो decrease भी हो सकता है. And the treatment, the most favorable treatment जो होता है primary polydipsia का कि water restriction कर दो. Now let's talk about central diabetic insipidus. इसमें क्या होता है कि इसमें ADH का रिलीज जो हो जाता है वो कम हो जाता है. So there is decreased ADH release. अब इसके कारण क्या होते हैं? First of all तो या idiopathic होता है मतलब कोई भी रीजन नहीं होता बस ADH रिलीज कम हो जाता है मोस्ट केसेस में. देन सेकेंड अगर कोई ट्यूमर हुआ अगर पिट्यूटरी में किसी प्रकार का ट्यूमर है जिसकी वजह से उसने ADH के ADH रिलीज का सप्रेशन कर दिया है तो उसकी वजह से हो सकता है. या कोई ऐसी डिसीजेस कोई इन्फिल्ट्रेटिव डिसीज जैसे कि सार्कोइडोसिस वो अफेक्ट कर रही है ADH रिलीज को तो उसकी वजह से हो सकता है. कोई ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, कोई सर्जरी की वजह से हो सकता है एंड ऑफ कोर्स ड्यू टू हाइपोक्सिक एन्सेफेलोपैथी. कोई भी रीजन जिसकी वजह से ADH रिलीज बॉडी में कम हो रहा है वो क्या लीड करता है? वो लीड करता है सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस को. अब क्योंकि ADH का रिलीज नहीं हो रहा है तो सीरम का जो ऑस्मोलैरिटी है सीरम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी. अब वो कैसे? क्योंकि ADH का फंक्शन क्या होता है कि वो वाटर को अपने ब्लड में वापस लेके आता है यूरिन से. पर अगर ADH है ही नहीं तो वाटर आ नहीं रहा है तो वाटर नहीं आ रहा है तो ऑफ कोर्स ब्लड में क्या है ज़्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा कंपैरिजन टू वाटर तो इसकी वजह से सीरम की जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. और क्योंकि ADH रिलीज नहीं हो रहा है सो डिक्रीज ADH लेवल हमें ये उसमें दिखता है लैब में. एंड द बेस्ट एंड द first class treatment for the central diabetic insipidus is desmopressin. What is desmopressin? It is a drug which is an analog of ADH. मतलब कि ये ADH ही है एक प्रकार का पर एक्सटर्नल ADH है मैन मेड सिंथेटिक ADH है जो कि एक्सटर्नली हम देते हैं इन द केस ऑफ सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस. नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट द नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. इसमें क्या होता है कि ADH तो सीक्रेट होता है नॉर्मली पर ADH के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो ADH को बाइंड नहीं करते और मतलब जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है ना वो ADH को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है. ठीक है तो जिसकी वजह से एक ADH रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है. तो मतलब सिक्रीशन नॉर्मल हो रहा है पर उसका इफेक्ट ही नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं रहता फिर उस टाइप के डायबिटीज
को डायबिटीज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस कहा जाता है। अब इसके कॉज क्या होते हैं, या तो वो हेरिडिटरी हो सकता है। हेरिडिटरी मतलब जन्म से ही ऐसा कुछ हो कि एडीएच रिसेप्टर का म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन मतलब कुछ ऐसे चेंजेस जिसकी वजह से जो एडीएच है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पा रहा। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसकी वजह से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमनली सीन और मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन क्वेश्चंस इन यूएसएमडी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज लिथियम। अगर कोई पर्सन जिसको बाइपोलर डिसीज है वो लिथियम ले रहा है तो मोस्टली हम देखते हैं कि लिथियम की वजह से पर्सन ऑल्सो सफर्स फ्रॉम नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस। एंड वन मोर कॉमनली ड्रग, ऐसा ड्रग जो कॉमनली कॉज करता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस को, दैट इज डेमेक्लोसाइक्लिन। बिकॉज वी नो दैट डेमेक्लोसाइक्लिन इज एडीएच एंटागोनिस्ट, तो इसकी वजह से भी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस हो सकता है। एंड कुछ मेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में भी वी कैन सी दैट नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है इन द केस ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, और इन द केस ऑफ हाइपोकलीमिया, और जब पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है तब भी हमें नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस देखने को मिलता है। सेम एज सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडिस, इसमें सीरम ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दो यहाँ पे एडीएच रिलीज हो रहा है, पर क्योंकि वो रिस्पॉन्ड ही अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो सीरम मतलब वो वाटर को वापस से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है, एंड सीरम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ही रहता है। एंड जो एडीएच लेवल है या तो वो नॉर्मल होगा बिकॉज वो तो रिलीज हो रहा है अपने वे में, या फिर इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फीडबैक लूप। क्योंकि कि बॉडी को पता चलेगा कि इवन एडीएच रिलीज होने के बाद भी जो सीरम है उसकी ऑस्मोलैरिटी बार बार इंक्रीज हो रही है, तो वो उसको कम करने के चक्कर में और एडीएच रिलीज करेगा, पर उससे कुछ होगा नहीं बिकॉज उसके रिसेप्टर्स ही इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पहले तो या कोई भी अगर अंडरलाइंग कॉज है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे कोई ड्रग ले रहे हैं लिथियम एंड ऑल, उसकी वजह से अगर नेफ्रोजेनिक डीआई हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो स्टॉप करेंगे। तो मैनेज द अंडरलाइंग कॉज का मतलब अगर कोई ड्रग की वजह से हो रहा है तो हम पहले उसको स्टॉप करेंगे। एंड फिर लो सॉल्यूट डाइट लेंगे बिकॉज हमें पता है कि सीरम की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो और सॉल्यूट इनटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन कुछ डायूरेटिक्स जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं लाइक अमाइलोराइड, वो ले सकते हैं। एंड एनसिड्स लाइक इंडोमेथासिन, वो भी इफेक्टिव होता है इन द केस ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडिस। Let's study water restriction test to distinguish primary polydipsia from diabetes insipidus. क्या होता है इसमें कि जैसे प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि इसको ट्रीट करने के लिए यूजुअली जो डॉक्टर्स होते हैं वो एडवाइस करते हैं कि आप वाटर इनटेक स्टॉप कर दो। तो उससे इफेक्ट क्या होता है कि इन द केस ऑफ प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, तो अगर वो वाटर इनटेक को कम कर देंगे तो सिग्निफिकेंट हमें दिखेगा इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलैरिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बेसिस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके बेसिस में आप एक्चुअली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये whether it is the primary polydipsia syndrome or it is the diabetes insipidus. In diabetes insipidus, due to water restriction, there is no change or slight increase in urine osmolarity. तो ऐसा क्यों? Because primary polydipsia में ADH का रिलीज तो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो अगर हम पानी नहीं ले रहे हैं तो हमारी जो बॉडी है उसको पता है कि वाटर इनटेक कम हो रहा है, तो वाटर को ज़्यादा एक्सक्रीट भी नहीं करना है, इसलिए जो है एडीएच जो होता है वो वर्क करके वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिसकी वजह से यूरिन में से वाटर निकल गया तो यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है। पर इन द केस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस, क्योंकि एडीएच रिलीज ही नहीं होता, या फिर एडीएच अगर रिलीज होता है तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, तो उसकी वजह से वाटर अगर आप नहीं भी दे रहे हो तो भी किडनी जो है वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता यूरिन की कंसंट्रेशन या यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट जो कि हमें हेल्प करती है सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को डिस्टिंग्विश करने में, उसका नाम है डेस्मोप्रेसिन एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने टेस्ट देखा जो कि
प्राइमरी पॉलीडिप्सिया और डायबिटीज इंसिपिडस, कोई भी डायबिटीज इंसिपिडस हो, सेंट्रल या नेफ्रोजेनिक, उन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम? वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट से। अब हम डायबिटीज इंसिपिडस में ही सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डेस्मोप्रेसिन एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट। In case of central diabetic insipidus, due to desmopressin administration, there is significant increase in urine osmolarity. मतलब कि greater than 50% यूरिन का ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाता है इन द केस ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, जबकि इन केस ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू डेस्मोप्रेसिन एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज मिनिमल चेंज इन यूरिन ऑस्मोलैरिटी। अब हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो हमें पता है कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है उसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है कि एडीएच का रिलीज ही नहीं होता है, हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से अगर एडीएच का रिलीज नहीं होता उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो अगर हम डेस्मोप्रेसिन देंगे जो कि एडीएच की तरह ही होता है, तो वो एडीएच की तरह वो करेगा ही फंक्शन, और फंक्शन करके फिर वो अपने वाटर को रीअब्सॉर्ब करके यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर देगा। फाइन, बट नेफ्रोजेनिक डीआई में हम देखते हैं कि एडीएच तो रिलीज होता है अच्छा खासा, बट द प्रॉब्लम कहाँ आती है? वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आती है, किडनी में। किडनी के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में प्रॉब्लम होती है, एडीएच रिलीज में नहीं होती है। तो अगर हम एक्स्ट्रा और डेस्मोप्रेसिन जो कि एडीएच ही है एक प्रकार का, और अगर उसको हम एक्सटर्नली भी देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बिकॉज रिसेप्टर्स ही खराब है। तो इसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा यूरिन की ऑस्मोलैरिटी में। Let's start with the clinical scenario related to this topic. The first clinical scenario is a 42-year-old woman who has a pituitary adenoma resected 24 hours ago and is noted to have a urine output of 5 liters per 24 hours despite intake of 2 to 3 liters of normal saline per 24 hours. Urine osmolarity is 150 milliosmol per kg. Serum sodium concentration is 145 equivalent per liter and serum osmolarity is 300 milliosmol per kg. So the question is, which of the following is most likely to be observed in this patient? You can pause the video and think of the answer. Now there are many key findings which are indicating towards the answer that towards the concept that this is the case of the central diabetes insipidus. The first thing which we note that there is a pituitary adenoma. Second is that the urine osmolarity is 150 milliosmol per kg, and the third thing is that the serum osmolarity is 300 milliosmol per kg. So the 3 points which indicates towards central diabetes insipidus is first being the pituitary adenoma, second being the urine osmolarity being less than 300 milliosmol per kg. In the first slide of this lecture, I have told you that in the cases of diabetes insipidus, the urine osmolarity is usually less than 300 milliosmol per kg. And the serum osmolarity is increased because the normal serum osmolarity ranges from 275 to 295 milliosmol per kg. Now in patients with central diabetes insipidus, the kidney make large amount of dilute urine due to lack of ADH. So we see that there is free water clearance in the case of central diabetes insipidus. Now here there are two options related to free water clearance. One of minus 2.5 liter per day and one is for plus 2.5 liter per day. Now how to calculate free water clearance? The formula to this is Q into 1 minus urine osmolarity upon plasma osmolarity, where the Q stands for urine output. So what was the urine output is 5 liter per 24 hour. Then 1 minus what is the urine osmolarity is 150 upon the plasma osmolarity being the 300. So calculating this will get that the free water clearance comes to be 2.5 because this solving this will get 0.5 and 0.5 into 5 will give you the answer 2.5. So answer here will be the D, free water clearance of 2.5 liter per day.
Again, it's important for you to know the formula for the free water. Again, I'm telling you, it's the urine output Q, the urine output Q up into 1 minus urine osmolarity upon the plasma osmolarity. And this is how you will solve this question. Next clinical scenario is a 44-year-old woman is brought to the hospital by ambulance after having a seizure at home. She appears disoriented. Her vital signs are within normal limits. A urine toxicology screen and finger stick glucose are normal. Laboratory analysis shows serum osmolarity of 255 milliosmol per liter and urine osmolarity of 95 milliosmol per liter with the urine volume estimated at 4 liter per 24 hours. So which of the following best pairs the patient's estimated free water clearance with the most likely diagnosis? You can pause the video and think of the answer. Now in this question we see that the woman has both the serum osmolarity and the urine osmolarity. Both is reduced because the serum osmolarity, as I told you, the normal level ranges from 275 to 295 and she has 255. So her serum osmolarity is also decreased and her urine osmolarity is also decreased, severely decreased because it is less than 100. So when this case happen in which there is combined low serum and urine osmolarity, this suggests of primary polydipsia. So of course it is the case of primary polydipsia, and also in primary polydipsia we see that there is free water clearance and it is positive. Why it is not diabetes insipidus? Because if it would have been diabetes insipidus, then the serum osmolarity would have been increased, whereas the urine osmolarity have been low. But in this case, since both are decreased, so this is the case of the primary polydipsia. Let us see the third scenario. In this, a 33-year-old woman presents to her physician because of frequent urination during the past month. She notes she has severe thirst. Serum studies show a glucose level of 96 mg per deciliter, creatinine of 1.1 mg per deciliter, and osmolarity of 310 milliosmol per kg. Urine osmolarity values are 190 milliosmol per kg baseline, 192 milliosmol per kg after water deprivation, and 710 milliosmol per kg after desmopressin administration. An abnormality of which of the following is most likely responsible for these findings? You can pause the video and think of an answer. Now in this question, looking at the symptoms of the woman suffers from frequent urination, also from severe thirst. So it can be the case of either polydipsia or it can be the case of diabetes insipidus. Okay. So how to first differentiate between polydipsia and diabetes insipidus? How to differentiate? As I taught you, we differentiate on the basis of water deprivation test. So in the case of water deprivation test, in case of polydipsia case, the urine osmolarity must have a significant increase, but we see that the previous urine osmolarity value was 190. From there, during the water deprivation, only 192 milliosmol per kg. So only the 2 milliosmol per kg change was noted after water deprivation. So this suggests that this is not the case of the polydipsia. Now, so it is the case of diabetes insipidus. Now, whether it is central or nephrogenic, how we will differentiate this? With the help of, yes, desmopressin administration test. So, if it is the case of central, then in the case of desmopressin administration test, the urine osmolarity will increase significantly. Whereas if it is nephrogenic, then the urine osmolarity will not increase or will not have any change. Minimal change or no change is usually seen. So in this case, since the urine osmolarity increases significantly from 190 to 710, so this indicates that this is the case of central diabetes insipidus. Now, when does the central diabetes insipidus occur?
It is when there is any trauma or anything which leads to the malfunctioning of the hypothalamus or the posterior pituitary. So an abnormality in supraoptic nucleus of hypothalamus will lead to central diabetes insipidus. Why only supraoptic nucleus? Because the supraoptic nucleus is responsible for the ADH secretion. You can remember this by the mnemonic SAD. SAD, where the S stands for supraoptic nucleus of hypothalamus and AD stands for ADH. So the supraoptic nucleus of the hypothalamus releases ADH, which is antidiuretic hormone. Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe.